प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पेपर द्वितीय व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग का नियम का अध्ययन करेंगे। मांग के नियम को लॉ ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातें या हम कह सकते हैं कि कुछ बातें स्थिर रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। अन्य बातें स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच उल्टा और गुणात्मक संबंध की व्याख्या मांग का नियम करता है। तो देखिए, हम देखते हैं मांग का नियम क्या है। इसका अर्थ देखें। मांग के नियम का वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के बीच विपरीत और गुणात्मक संबंध को हम मांग का नियम कहते हैं। अन्य बातें यथा स्थिर रहे, अर्थात अन्य बातों में कोई बदलाव नहीं आए और एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है या एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा घट जाती है, यानी ये उल्टा संबंध है। इसको हम उल्टा या विपरीत संबंध कहते हैं। इसी को हम मांग का नियम कहते हैं। मांग के नियम में हम दो तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं, उल्टा संबंध और गुणात्मक संबंध। गुणात्मक संबंध दो तरह के होते हैं, मात्रात्मक संबंध और गुणात्मक संबंध। मात्रात्मक संबंध में हम किसी भी परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में मापते हैं और उसकी एग्जैक्ट मात्रा बताते हैं, जबकि गुणात्मक संबंध में परिवर्तन को मापा नहीं जाता है। मांग का नियम केवल इतना ही बताता है कि एक वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है। अब कीमत कितनी घट रही है, मांग मात्रा कितनी बढ़ती है, इसकी व्याख्या मांग का नियम नहीं करता है। केवल इतना बताता है कि वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है। इसी को हम गुणात्मक संबंध कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग मात्रा के बीच उल्टा या यूँ हम कह सकते हैं विपरीत और गुणात्मक संबंध होता है। अब देखें नियम की मान्यताएं। मांग का नियम कुछ मान्यता लेकर, जो नियम बनाया गया मांग का, ये नियम तभी लागू होगा जब ये मान्यताएं, जिसको हमने लिखा था अन्य बातें यथा स्थिर रहे, अन्य बातें यथा, इसी को हम मान्यताएं कहते हैं। इसी को मांग के नियम की मान्यता कहा गया है। मान्यताएं कौन सी है? जैसे मांग का नियम तभी लागू होगा जब ये मान्यताएं रहेगी। अगर ये मान्यताएं नहीं हैं तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। पहली मान्यता देखें, उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहे। एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच उल्टा संबंध तभी होगा जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। वो मौद्रिक आय उसकी स्थिर रहे। एक मिनट के लिए हम देखते हैं, अगर उसकी मौद्रिक आय को बढ़ा दिया जाए, मौद्रिक आय बहुत ज़्यादा कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में वो उपभोक्ता अधिक कीमत पर भी वस्तु की अधिक मांग करेगा। तो ऐसी दशा में मांग का नियम गलत सिद्ध हो जाता है। इसलिए उपभोक्ता की आय जो दी हुई है वो स्थिर रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं आए। संबंधित वस्तु की कीमत स्थिर रहे। मांग का नियम की व्याख्या हम एक वस्तु के संदर्भ में कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक्स वस्तु, तो दूसरी वस्तु उससे संबंधित वाई वस्तु या जेड वस्तु, उनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मांग का नियम केवल एक वस्तु की संदर्भ में हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए संबंधित वस्तु की कीमत में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। अब यहाँ देखें, संबंध के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। प्रतिस्थापन, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु
और पूरक वस्तु। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जाती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। यदि व्यक्ति ने चाय ले ली तो कॉफ़ी लेने की आवश्यकता नहीं, और अगर व्यक्ति कॉफ़ी ले रहा है तो चाय लेने की आवश्यकता नहीं। इसको हम पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। अब अगर हम चाय के संदर्भ में मांग का नियम समझा रहे हैं तो केवल चाय की कीमत में बदलाव आएगा, कॉफ़ी की कीमत स्थिर रहेगी। इसी को हम कहते हैं संबंधित वस्तु की कीमत स्थिर रहे। दूसरी वस्तु देखें, पूरक वस्तु। जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो वस्तुओं की एक साथ मांग की जाती है उसे हम पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो उसे कार के साथ पेट्रोल भी चाहिएगा, तो कार और पेट्रोल क्या हो गया, पूरक वस्तु। पूरक वस्तु को हम संयुक्त वस्तु भी कहते हैं। जैसे लिखने की आवश्यकता पूर्ण करनी है तो पेन के साथ स्याही भी चाहिए, क्रिकेट खेलना है बैट के साथ बॉल भी चाहिए। तो इन वस्तुओं को हम पूरक वस्तुएं कहते हैं, जो एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब दो वस्तुओं की एक साथ मांग की जाती है तो उसको हम पूरक वस्तु कहते हैं। अब यदि मांग का नियम हम कार की मात्रा के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तब हमें पेट्रोल की कीमत स्थिर रखकर चलना होगा, क्योंकि कार से संबंधित वस्तु पेट्रोल है। ठीक है, नेक्स्ट मान्यता देखें, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, आदतें, फैशन। बाजार में जब उपभोक्ता की पसंदें बदल जाती है, फैशन बदल जाता है, उपभोक्ता की रुचि बदल जाती है, तब मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि फैशन की स्थिति में व्यक्ति अधिक कीमत पर भी फैशन से प्रभावित होकर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। मांग का नियम हमें केवल इतना ही कहता है कि एक्स वस्तु की अगर कीमत बढ़ रही है तो एक्स वस्तु की मात्रा घट जाती है। इसी को मांग का नियम कहते हैं, क्योंकि ये उल्टा संबंध बता रहा है। तो ये तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की पसंद, रुचि, फैशन आदि बातें स्थिर रहे। जनसंख्या के आकार में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। यदि जनसंख्या का आकार बदलता है तो इसका प्रभाव मांग पर भी पड़ता है और फिर मांग का नियम भी प्रभावित होता है। अब देखें, मांग के नियम को हम इस मांग तालिका से भी समझा सकते हैं। इधर देखें, एक्स वस्तु की कीमत ली हमने रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब आप देखें 1 किलोग्राम वस्तु की कीमत है 10, 20, 30, 40, 50, ये कीमत लगातार बढ़ रही है 10, 20, 30। इधर हमने लिया एक्स वस्तु की मांग मात्रा, इधर हमने कीमत लिया है, इधर हमने मांग मात्रा ली। तो मांग मात्रा देखें तो लगातार घट रही है, इधर कीमत बढ़ रही है, मांग मात्रा लगातार घट रही है। संबंध कौन सा हुआ, उल्टा संबंध हुआ। इसी को हम मांग का नियम कहते हैं। इसको रेखा चित्र से भी हम दर्शा सकते हैं। देखें, ये रेखा चित्र हमने बनाया हो एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स वस्तु की मांग मात्रा हम लेंगे और इधर हम एक्स वस्तु की कीमत लेंगे। डी डी जो है वो मांग वक्र है, डी डी जो है मांग रेखा है, डी डी क्या है, मांग रेखा है। अब ए पॉइंट पर देखें, कीमत ओ पे अधिक है तो मांग मात्रा कम है, तो कीमत ये यहाँ पर ज़्यादा है, इधर मांग मात्रा क्या है, कम है। ये मांग के नियम को बता, कीमत बढ़ने पर। अब यहाँ अगर कीमत हम बढ़ा दें, कीमत को बढ़ाकर हमने ओ पी से पी फर्स्ट कर दिया तो तब मांग घटकर ओ एक्स से ओ एक्स फर्स्ट रह जाती है। तो ये उल्टा संबंध जो है मांग का नियम दर्शाता है। अब देखें, मांग का नियम लागू होने के कारण, मांग का नियम में हमने पढ़ा वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के बीच उल्टा संबंध बताता है, उसको हम मांग का नियम कहते हैं। अब ये उल्टा संबंध क्यों हो रहा है, इसके 4 कारण हम यहाँ पर दर्शाएंगे। 4 और 5 कारण हैं जो ये बताते हैं कि मांग का नियम लागू होता है। प्रथम कारण देखें मांग का नियम लागू होने का, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये बताता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये बताता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की
मात्रा का लगातार उपभोग करता है तो एक सीमा के बाद वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता गिरने लगती है या घटने लगती है, उसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक व्यक्ति या उपभोक्ता किसी भी वस्तु की जो कीमत चुकाता है उस वस्तु की उपयोगिता के आधार पर ही कीमत चुकाई जाती है, यानी कीमत हमेशा वस्तु की उपयोगिता के बराबर दी जाती है। उपयोगिता ह्रास नियम में हम ये देखते हैं, उपयोगिता का ह्रास नियम ये बताता है कि एक उपभोक्ता वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करता जा रहा है तो शुरू में तो सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन एक सीमा के बाद और अधिक वस्तु का सेवन करता है, वस्तु की और अधिक मात्रा का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता घटने लगती है, अर्थात उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। जब सीमांत उपयोगिता घट रही है तो उपभोक्ता उस वस्तु की कीमत कम चुकाने लगता है। तो इधर कीमत कम चुकाई जा रही है और उधर वस्तु की मात्रा अधिक हो गई है, और यही संबंध मांग का नियम हमको बता रहा है, अर्थात उल्टा संबंध बता रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी मांग के नियम की व्याख्या करता है, या यूँ कह सकते हैं कि मांग के नियम को लागू करता है। अब देखें, 3 प्रभाव हम पढ़ेंगे। 3 प्रभाव, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव। इन 3 प्रभाव से भी मांग का नियम लागू होता है। कीमत प्रभाव क्या है? कीमत प्रभाव ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत घटने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है, और कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की कम मात्रा उपभोक्ता खरीदता है। इसको हम कीमत प्रभाव कहते हैं, और यही बात मांग का नियम भी कहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कीमत प्रभाव जो से मांग के नियम की व्याख्या होती है। आय प्रभाव, आय प्रभाव ये बताता है कि एक वस्तु की कीमत घटने पर या बढ़ने पर, या यूँ कह सकते हैं कीमत में बदलाव होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में बदलाव होता है। उपभोक्ता की वास्तविक आय में बदलाव होता है। वास्तविक आय क्या है? देखो, आय 2 तरह की होती है, मौद्रिक आय और वास्तविक आय। मौद्रिक आय वो आय है जो व्यक्ति अपने परिश्रम से प्राप्त करता है, और वास्तविक आय कीमत में परिवर्तन होने के कारण व्यक्ति को जो लाभ होता है या उसकी क्रय शक्ति में जो परिवर्तन आता है उसको हम वास्तविक आय कहते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति ही व्यक्ति की वास्तविक आय है। यदि X वस्तु की कीमत गिरती है या घटती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी कीमत घटने से, अर्थात उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी, और ऐसी दशा में वो उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने लगता है और मांग का नियम लागू हो जाता है। जैसे एक उपभोक्ता या व्यक्ति ये सोच के घर से निकला था कि पेन की कीमत 10 रुपये होगी तो मैं एक पेन खरीदूंगा, लेकिन जब बाजार में जाता है तो कीमत पेन की 5 रुपये थी। कितनी थी? 5 रुपये थी। तो अब उस व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ गई, अर्थात उसकी वास्तविक आय बढ़ गई। अब वो 10 रुपये से 2 पेन खरीद पा रहा है। कितने पेन खरीद पा रहा है? 2 पेन। तो कीमत कम होने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति कह दें या वास्तविक आय कह दें बढ़ जाती है, और उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने लगता है और मांग का नियम लागू हो जाता है। यही मांग का नियम बता रहा है। इसी तरह प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव ये है, बताता है कि 2 वस्तुओं की कीमतों में इस तरह बदलाव आता है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए और दूसरी वस्तु की कीमत घट जाए। तो ऐसी दशा में उपभोक्ता जिस वस्तु की कीमत अधिक हुई है उसकी कम मात्रा खरीदता है, और उसके स्थान पर जिस वस्तु की कीमत कम हुई है उसकी अधिक मात्रा खरीदने लगता है, और दोनों वस्तुओं में मांग का नियम लागू हो जाता है। जैसे चाय और कॉफ़ी की कीमत इस तरह बदल रही है कि चाय महंगी हो रही है और कॉफ़ी सस्ती हो रही है।
तो चाय महंगी होने से उपभोक्ता चाय की मांग मात्रा कम कर देगा और कॉफ़ी सस्ती होने से उपभोक्ता कॉफ़ी की मांग मात्रा अधिक बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम चाय में भी लागू हो रहा है, मांग का नियम कॉफ़ी में भी